Hello students, welcome to the lecture of Big Data and Analytics. Uh, in this lecture, we are going to discuss a very unique topic that is related to data processing and data storage of the huge amount of data. How can we store the data, how can we process the data, and how can we access the data, okay, that are stored in database. So in today's lecture we are going to focus on a database. ओके, डेटाबेस के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलमनर डेटा, tabular data which can be stored in a particular database, okay, and when you want that data you can directly access or process the data. You can insert data, update data, retrieve data, delete data, etc etc. Okay, सो काइंडली हम लोग क्या बात कर रहे हैं? डेटाबेस के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई बिग डेटा, जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो हर रोज मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है वो इंटरनेट पे प्रोड्यूस होता है। तो उस डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस टूल, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। फॉर एग्जांपल हडूप है, या हडूप के साथ साथ हम मैप रिड्यूस की भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो हडूप और मैप रिड्यूस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हमने एक एडवांस लेवल, मतलब जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है हडूप फ्रेमवर्क, और उसके साथ साथ मैप रिड्यूस भी है जो सारे डेटा को इजीली मैनेज कर सकता है, ठीक है। बट जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन की बात करें, वेबसाइट की बात करें, या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू जब भी कोई यूजर अपना डेटा जनरेट करता है, मतलब डेटा इंसर्ट करता है आपके वेब एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो उस डेटा को कहीं पे स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन ले लीजिए, तो उस डेटा को आपको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। आपने प्रीवियस सेमेस्टर में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा। उसमें एसक्यूएल क्वेरीज भी कई सारी है। एसक्यूएल क्वेरीज में कई सारे मतलब कमांड्स आते हैं। इंसर्ट है, सिलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, ज्वाइन है, इनर ज्वाइन, टाइप्स ऑफ ज्वाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अब तक आपने जिस डेटाबेस की जो स्टडी की है, जो क्वेरी थी उसका उसे हम बोलते थे एसक्यूएल क्वेरी। अब एसक्यूएल का फुल फॉर्म आप सब लोगों को पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा डेटाबेस चाहिए जो किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप के डेटा का मतलब क्या है कि बिग डेटा के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा था कि भाई जो इन रिसेंट टाइम जो भी डेटा जनरेट होता है वो से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो कोई भी टाइप का अगर डेटा जनरेट होता है इंटरनेट पे, तो वो किसी भी टाइप के डेटा को प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके और उसे मैनेज कर सके, ऐसे डेटाबेस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जिस डेटाबेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उस डेटाबेस का नाम है मोंगोडीबी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं मोंगोडीबी, ठीक है। मोंगोडीबी के बारे में डिस्कस करने से पहले
हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मोंगोडीबी की रिक्वायरमेंट क्यों खड़ी हुई। मतलब जो डेटाबेस मोंगोडीबी जब नहीं था तो उससे पहले भी डेटाबेसेस थे, तो उस डेटाबेसेस में क्या क्या मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात अगर हम करें तो उस डेटाबेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसे ओवरकम करने के लिए हमने मोंगोडीबी मतलब मोंगोडीबी डेटाबेस को बनाया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेन 3 पॉइंट जो यहाँ पे लिस्ट आउट मैंने किए हैं, वो सबसे बड़े चैलेंजेस थे क्लासिकल डेटाबेस या बोल सकते हैं ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस सिस्टम के। आरडीबीएमएस दैट मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले है स्केलेबिलिटी, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी और उसके बाद है परफॉर्मेंस। इस 3 टॉपिक को हम बोल सकते हैं कि मेन जो चैलेंजेस थे ट्रेडिशनल डेटाबेस जो करंटली यूज होते थे डेटाबेस, तो उन 3 क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेस के जो मेन चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए मोंगोडीबी डेटाबेस को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के तीनों पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई करंट टाइम में डेटा एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर और एवरी डे कैसे डेटा रैपिडली जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने टर्म कॉइन किया है बिग डेटा, और इस बिग डेटा को स्टडी करने के लिए कई सारे एडवांस्ड लेवल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमें चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि भाई स्केलेबिलिटी दैट मीन्स व्हाट के ट्रेडिशनली जो भी डेटाबेस होते थे, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोले माई एसक्यूएल है या सिंपल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के हिसाब से अगर कोई डेटाबेस हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे स्केलेबिलिटी उस डेटाबेस के मतलब स्केल मिलियंस ऑफ डेटा, जैसे जैसे डेटा आप इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे डेटाबेस की साइज बढ़ती जाएगी, तो उसे स्केल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, मल्टीपल टेबल्स अगर हम कोई ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करें, तो अगर आप किसी एक डेटाबेस आपने बनाया तो उसमें मान लीजिए आपने 10 टेबल बनाए। ठीक है, तो 10 टेबल में जितने भी डेटा होंगे वो सारे टेबल एक दूसरे के साथ आप जॉइन ऑपरेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और एक टेबल से अगर आपको डेटा चाहिए तो उसकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर रहती है, दूसरे की डिपेंडेंसी तीसरे के ऊपर, तीसरे की डिपेंडेंसी चौथे के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी आपको एक कंप्लीट डेटा चाहिए, मतलब सारे टेबल्स में जो भी डेटा फैच कर सकते हैं वो डेटा आपको चाहिए, तो वो मतलब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको परफॉर्मेंस, जैसे जैसे डिपेंडेंसी आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल्स में जैसे जैसे आप डेटा को स्टोर करते जाएंगे, तो जितने जितने टेबल आप क्रिएट करेंगे उतनी रिलेशनशिप्स आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टेबल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिलेशनशिप भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका डेटाबेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट जो इशू है मेन जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है स्केलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी उससे हम बोल सकते हैं कि भाई फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर, मतलब अगर कोई डेटा आपको, मान लीजिए कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट में आपने फॉर एग्जांपल 5 या 6 मॉड्यूल बना दिए, उस 5 या 6 मॉड्यूल का अलग अलग आपको डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको प्री डिफाइंड डेटाबेस डिफाइन करना पड़ता है। प्री डिफाइंड डेटाबेस मतलब आपको जब भी वेबसाइट आपको बनानी है तो उस वेबसाइट में कैसे कैसे डेटा आप यूजर के पास से लेंगे, और यूजर जो भी डेटा इंसर्ट करेगा उस डेटा को आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री डिफाइंड डेटाबेस आपको बनाना पड़ता है, और प्री डिफाइंड डेटाबेस में कई सारे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। उस टेबल में आप
डेटाबेस स्कीमा से फॉर एग्जांपल जितने भी टेबल बनाएंगे उस टेबल की कॉलम आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। कॉलम्स के नेम से फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का टेबल मैंने बनाया है तो मुझे कौन कौन सी डिटेल चाहिए, स्टूडेंट नंबर मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच, स्टूडेंट सेमेस्टर, कॉलेज नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी कॉलम आपको सारे टेबल्स में डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी अगर मान लीजिए कि आपने वेबसाइट बना दी, लॉन्च कर दी, 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे आपको टेबल्स में मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जब भी कोई न्यू कॉलम अगर आप ऐड करते हैं so it will take a more work. Okay, so it is a very difficult to add or to modify the existing database. So current जो traditional databases है वो flexible नहीं है। ठीक है, so ये एक main issue traditional database में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अगर कोई डेटाबेस नहीं दे रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगी। मान लीजिए कि मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था, कोई एक वेब एप्लीकेशन में आप डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस में मान लीजिए कि आपने 10 टेबल बनाए, तो उस टेबल के बारे में अगर आप बात करें तो मान लीजिए कि फर्स्ट टेबल की डिपेंडेंसी दूसरे टेबल के ऊपर है, दूसरे टेबल की डिपेंडेंसी तीसरे टेबल के ऊपर है, तीसरे टेबल की डिपेंडेंसी चौथे टेबल के ऊपर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो मैंने आपको बताया 10 टेबल की रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए कि यूज वेबसाइट आपने यूज जो मतलब जहाँ कोई ऐसी वेबसाइट है कि वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स डेली आपको विजिट करते हैं और डेटा अपना स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ पे आपको 50 या 100 टेबल के डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप सोच लीजिए कि जैसे जैसे टेबल्स क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे डिपेंडेंसी मतलब रिलेशनशिप आपको कई सारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टेबल का डेटा अगर 5वें टेबल पे डिपेंडेंट है, 5वें टेबल का डेटा अगर 10वें टेबल पे डिपेंडेंट है, तो उस सारी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टेबल आप बढ़ाते जाएंगे उससे आपको जॉइंट्स ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा, मतलब रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा। और जितनी सारी आप रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, जॉइन ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, उससे डेटा को एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि आपके डेटाबेस का परफॉर्मेंस है वो पुअर है। परफॉर्मेंस मीन्स अगर लेस टाइम में सब कुछ कोई भी क्वेरी आप फायर करते हो तो विथ इन सेकंड अगर हो जाता है, दैट मीन्स आपके डेटाबेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको 10 सेकंड लगते हैं और किसी दूसरे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए 1 ही सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में जो आप पूरा एक्सेस कर लेते हैं दैट मीन्स उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब लेस टाइम इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, मोर टाइम इट इज अ वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो थे that are the main objective behind creating of new database that is MongoDB। ठीक है, देखिए ये चार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है, इससे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रेडिशनल डेटाबेस है और MongoDB डेटाबेस है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कॉलम अगर देखेंगे तो वहाँ पे सेकंड्स डिफाइन की है 0 से लेके 160 तक, और रो में अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे तो वहां पे हमने डिफाइन की है नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ रोज मतलब मान लीजिए कि सबसे पहले 100 रोज है डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, तो ट्रेडिशनल डेटाबेस और MongoDB में कोई ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100 से 1000 रो तक आप जाइए तो 1000 रो में भी ट्रेडिशनल डेटाबेस और MongoDB में आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अब 1000 रो से 5000 रो तक अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 5000 रो पे कितना टाइम लेता है ट्रेडिशनल डेटाबेस और कितना टाइम लेता है MongoDB डेटाबेस, या आप इजीली देख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। 5000 रो के लिए ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स ले लेता है,
बट MongoDB 5000 रोज को एक्सेस करने के लिए 1 या 2 सेकंड ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। 5000 से अगर आप जाए 25000 तक, तो वहां पे आपको डिफरेंस कितना वेरिएशन आता है ट्रेडिशनल डेटाबेस और MongoDB डेटाबेस के एक्सेस टाइम में, मतलब परफॉर्मेंस में, वो आप देख सकते हैं। उससे भी ज्यादा डिफरेंस आपको 50,000 रोज इंसर्टेड, जो मतलब रोज आप इंसर्ट करेंगे तो उसमें कितना डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेटा को बढ़ाते जाएंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं बिग डेटा, जो आने वाला टाइम है उसमें तो डेटा की जो मतलब हम बोल सकते हैं डेटा जो जनरेट होगा वो और स्पीड से होगा। तो जो भी डेटा जनरेट होता है उसे हमें एक्सेस करने के लिए, मतलब प्रोसेस करने के लिए एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर या एडवांस लेवल के डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है। वहां पे हम ट्रेडिशनल डेटाबेस को यूज कर नहीं सकते, इसीलिए MongoDB को इंट्रोड्यूस कराया गया है। देखिए 50,000 रोज के लिए भी MongoDB कितना टाइम लेता है, लेस देन 5 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड। अब आप इमेजिन करिए कि MongoDB का परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल डेटाबेस और MongoDB डेटाबेस के डिफरेंस के मतलब परफॉर्मेंस के बारे में आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली व्हाट the meaning of MongoDB or what is MongoDB database? So MongoDB, it is a part of NoSQL database. First thing, MongoDB it is a part of NoSQL database. NoSQL का फुल फॉर्म है नॉट ओनली SQL, मतलब जो ट्रेडिशनल डेटाबेस वर्क करता था वो सारा वर्क तो MongoDB करता ही है। ठीक है, उसके साथ साथ कई सारे मतलब फीचर्स इस डेटाबेस में आपको देखने को मिलेंगे। सो NoSQL, not only SQL। ठीक है, MongoDB it is a NoSQL database which stores the data in the form of key value pair। देखिए ट्रेडिशनल डेटाबेस में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म मतलब कॉलम्स में हम डेटाबेस स्कीमा का नाम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें हम कॉलम में क्या लिखेंगे, मतलब रोल नंबर है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, सेमेस्टर है, ब्रांच नेम है, कॉलेज नेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रो में हम क्या करेंगे, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा आपने इंसर्ट किया, दैट मीन्स एक रो आपने इंसर्ट की। दूसरे स्टूडेंट का आपने डेटा इंसर्ट किया, मतलब दूसरी रो आपने क्रिएट की। मतलब जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे MongoDB डेटाबेस है वो रो कॉलम नहीं है बट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन से, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ MongoDB। ठीक है, दूसरा इट इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब आपको ओपनली अवेलेबल है, आप उससे यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, यस दिस इज डॉक्यूमेंट डेटाबेस। डॉक्यूमेंट मतलब जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा वो डेटा किस फॉर्म में होगा, मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमने पहले देखा कि भाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी MongoDB में कैसे आपको मिल जाता है। ठीक है, इट स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट। नाउ डॉक्यूमेंट हमने बोला कि भाई MongoDB डेटाबेस है वो डेटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करेगा, बट डॉक्यूमेंट भी कैसा डॉक्यूमेंट, जेसन टाइप का डॉक्यूमेंट। नाउ जेसन का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट एक्सेस नोटेशन। ठीक है, तो जेसन के फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा और easy to develop REST API in JSON. Now REST it is a web services, actually REST it is known as web services. वेब सर्विसेज दो कैटेगरी में आप डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सोप वेब सर्विसेज एंड रेस्ट वेब सर्विसेज। सोप SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड
रेस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कोई भी दो वेब सर्विसेज आपके पास है, तो कोई भी वेब सर्विसेज आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट जेसन सोप और रेस्ट के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो रेस्ट वेब सर्विसेज कई सारी एप्लीकेशंस में आपको दिखने यूज करती हुई दिखाई देगी। रेस्ट क्यों सब लोग यूज करते हैं, इसका मेन रीजन है रेस्ट इट इज अ लाइट वेट एज कंपेयर टू सॉप। तो कई सारे डेटा को ट्रांसफर करने में रेस्ट है वो स्पीडी, मतलब रेस्ट का परफॉर्मेंस है वो सॉप के कंपैरिजन में अच्छा है। ठीक है, इसलिए जेसन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो डेटाबेस हम स्टोर करते हैं वो भी किस वेब सर्विसेज में बनाया जाता है, रेस्ट एपीआई, मतलब रेस्ट वेब सर्विसेज में डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, MongoDB, it is a cross-platform database and it can be installed across different platforms like Windows, Linux, etc. It is a cross-platform, मतलब कोई भी, अगर आप कोई भी पीसी में, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्लेटफॉर्म पे है, विंडोज है, लिनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है, कोई भी वर्जन आपका है, तो वहां पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज। मैंने पहले ही आपको बताया, डॉक्यूमेंट मतलब जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है, वो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, टेबुलर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। बट जो MongoDB डेटाबेस है वो डेटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज क्या है, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर विथ नेम वैल्यू पेयर्स लाइक इन जेसन। ठीक है, तो पहले ही हमने देखा था MongoDB की डेफिनेशन में, मतलब MongoDB डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू मैप एनी कस्टम ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ अ MongoDB डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट का नाम एक होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर एक होगा, बट वो एक साथ कई सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मतलब अगर आप अपने सेमेस्टर की बात करें, मतलब मैं बोलूं कि भाई एनरोलमेंट नंबर 6001, तो ये एनरोलमेंट नंबर एक स्टूडेंट को एक ही एनरोलमेंट नंबर अलॉट होता है। उस स्टूडेंट को जो ये एनरोलमेंट नंबर अलॉट किया गया, उस स्टूडेंट का नाम भी एक ही होगा, मतलब यूनिक वैल्यू। ठीक है, बट आपको सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, आपको एक सेमेस्टर में मिनिमम 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते। तो देखिए यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। बट नेम और रोल नंबर में एक एक वैल्यू आएगी, बट सब्जेक्ट में हमें एक साथ कई सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे मतलब MongoDB में कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे हमने दिखाया। देखिए नेम में अरविंद मैनिया नाम लिखा है, रोल नंबर में 13 लिखा है, सब्जेक्ट्स में एक साथ हम कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ट्रेडिशनल डेटाबेस के बारे में अगर आप बात करें तो वहां पे आपको एक ही नंबर के स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर या नेम के स्टूडेंट के अगर अलग अलग सब्जेक्ट को आपको इंसर्ट करवाना है तो आपको उतनी सारी मतलब क्या बोलते हैं रोज क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर 1 तो सी लैंग्वेज के लिए, एनरोलमेंट नंबर 1 C++ के लिए, एनरोलमेंट नंबर 1 कोर जावा के लिए, तो वहां पे आपकी नंबर ऑफ रोज अलग अलग डिफाइंड होगी, मतलब नेम और नंबर सेम रहेंगे बट सब्जेक्ट सब रो में अलग अलग आएंगे। तो जितने सब्जेक्ट उतनी रोज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, तो उससे रिड्यूस करके यहाँ पे उस सब्जेक्ट को एज अ डॉक्यूमेंट की तरह, पूरे डेटा को एज अ डॉक्यूमेंट की तरह यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस है क्लासिकल जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है और MongoDB जो कि डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है उसके बीच में। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिखा है डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली जेसन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि पहली स्लाइड में हमने बताया। Also, excessive joins can be avoided by saving data in the form of arrays and documents inside a document.
ठीक है। तो जॉइंस हमें मतलब अगर ट्रेडिशनल डेटाबेस की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल एक टेबल, मैंने दो टेबल ले लिए, एक टेबल पे मैंने नेम और रोल नंबर ले लिया और दूसरे टेबल में मैंने सिर्फ सब्जेक्ट ही डाले। तो एक ही नंबर के स्टूडेंट के लिए मुझे अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉइंट आउट करना है तो मुझे उस दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा ट्रेडिशनल डेटाबेस में। मतलब एक सिंपल टास्क के लिए भी मुझे ज्वाइन क्वेरी है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब रिलेशनशिप है वो डिफाइन करनी पड़ेगी और सेम मतलब दोनों डेटा को अलग अलग टेबल में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सारी चीजों को हम मोंगोडीबी डेटाबेस में अवॉइड कर सकते हैं और सिंपली एज अ डॉक्यूमेंट हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया वही दिया गया है। मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेस में कैसे होता है, कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो डेटा। ठीक है, देखिए पहला जो टेबल दिया गया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल और ट्रेडिशनल डेटाबेस, और जो ग्रीन पोर्शन में आप देख रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि मोंगोडीबी यूज करता है। ठीक है, या दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लासिकल ट्रेडिशनल डेटाबेस में हम जो टर्म यूज करते हैं और मोंगोडीबी में जो हम टर्म यूज करेंगे उन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया। देखिए एसक्यूएल सर्वर उसमें डेटाबेस ही बोलते हैं और मोंगोडीबी में भी डेटाबेस ही बोलेंगे। एसक्यूएल सर्वर में जैसे हम टेबल बोलते हैं, टेबल इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो उससे एसक्यूएल सर्वर में जिसे हम टेबल बोलते थे उसे मोंगोडीबी में हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। देखिए जब भी आगे के लेक्चर में हम कोई भी टर्म यूज करेंगे तो उस टर्म का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई कलेक्शन का मतलब क्या है। कलेक्शन मोंगोडीबी में जब भी कोई कलेक्शन बोले तो आप समझिए कि वो एसक्यूएल सर्वर में जिसे हम टेबल बोलते थे उसे मोंगोडीबी में हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स को इंडेक्स ही बोलेंगे, हाँ रो को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट, कॉलम को बोलेंगे फील्ड और ज्वाइनिंग को बोलेंगे लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। देखिए डेफिनेशन चेंज नहीं होती है, टर्म चेंज होता है। टर्म दैट मीन्स लेबल चेंज हो रहा है। टेबल और कलेक्शन दोनों की अगर डेफिनेशन आप देना चाहेंगे तो डेफिनेशन सेम रहेगी, बट जो लेबल है वो लेबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म मतलब एसक्यूएल सर्वर में जो हम टर्म बोलते थे उसके सिनोनिम्स मोंगोडीबी में कौन कौन से ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, where to use MongoDB? These are the some listed areas where MongoDBs are currently using. Say for example, big data, content management and delivery, mobile and social infrastructure, user data management and data. अब ये सारे कुछ एरिया यहाँ पे डिफाइन किए हैं जहाँ पे MongoDB डेटाबेस का यूज होता है डेटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए। ठीक है, नाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। यहाँ पे जो दो लिंक दी गई है, मतलब आपको मोंगोडीबी अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट है मोंगोडीबी की, वहाँ पे जाएंगे तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है तो आपका मोंगोडीबी का जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद उसे कैसे इंस्टॉल करना है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए आपको जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं वो दूसरी लिंक पे आपको दिए गए हैं। उस लिंक पे जो भी स्टेप्स दिए गए उस स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। आपका मोंगोडीबी का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मोंगोडीबी से यूज उसे कर सकते हैं और अपने डेटाबेस के साथ उसे यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी एप्लीकेशन के साथ उसे यूज कर सकते हैं। नाउ दीज आर द बेसिक कमांड्स विच आर यूज्ड फॉर different purpose. Say for example, first command है mongo, so it enters the MongoDB client. Show DBS, that means MongoDB database में कितने databases available है वो हमें लिस्ट आउट करके देगा। ठीक है, सिंपल डीबी अगर आप लिखेंगे तो मतलब करंटली आप किस डेटाबेस में एक्टिव है उस डेटाबेस का नाम आपको
बताएगा। db.states आप कमांड लिखेंगे तो वो आपको डेटाबेस का नाम, उस डेटाबेस में कितने कलेक्शंस अवेलेबल है और कितने डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस में अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कमांड के थ्रू मिल जाएगी, मतलब दिखाएगा db.states कमांड के थ्रू। यूज db_name, मतलब एक डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट डेटाबेस में काम कर रहे हैं और आपको कॉलेज डेटाबेस में स्विच करना है, तो आप यूज देन स्पेस और जिस डेटाबेस में आपको जाना है उस डेटाबेस का नाम लिखिए। तो आप करंटली जिस डेटाबेस में काम कर रहे हैं उससे आपको नए डेटाबेस में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट का जो कमांड है दैट मीन्स कि आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस को अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप db.drop database कमांड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी डेटाबेस का आपने नाम दिया होगा, मतलब जो भी करंटली डेटाबेस में आप काम कर रहे होंगे वो डेटाबेस आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कशन करना था बेसिक्स अबाउट मोंगोडीबी के लिए, ये सारा इंट्रोडक्शन लेवल का लेक्चर था, जिसमें आप मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके मेन फीचर्स क्या है, मोंगोडीबी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस से मोंगोडीबी बिग डेटा के साथ डील करने के लिए कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। और बेसिक्स कमांड हमने लास्ट में दिए, ठीक है। आगे के लेक्चर में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ा देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई मोंगोडीबी के साथ कैसे डील करनी है और कैसे कैसे कमांड को हमें यूज करना है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसे YouTube, मेरी जो YouTube चैनल है उस पर जाके लेक्चर 1 को भी देख लीजिए। वहां पे आपको बिग डेटा के बारे में हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वो आपको मिल जाएगा। ये है पूरा मोंगोडीबी का। अभी हम मोंगोडीबी का जो भी यूनिट हमने स्टार्ट किया है वो सारा यूनिट हम खत्म करेंगे और उसके बाद नए यूनिट में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।